हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु आर लवानिया और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की सीरीज। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे तो आप 100% 10 सेकंड्स के अंदर किसी भी लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ, मतलब कि लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्रिमिनल लॉ के सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर। आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड, इनमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो किन किन एरियाज से हो सकते हैं ये आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए जो मेनली सेक्शंस होते हैं जहाँ से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये 4 तरीके के होते हैं, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने सेक्शन 1 में, मतलब जो इसका पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था गाइडलाइंस वाले में, तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, पूरा फॉर्मेट बताया था लीगल प्रिंसिपल और फैक्चुअल सिचुएशंस का। उसमें मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे उस क्वेश्चन को, जिससे कि कम से कम टाइम में आप बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएं। आपने जब वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, दोबारा रिवाइज किया होगा, तो आपने देखा होगा वो क्लियरली क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? क्रिमिनल लॉ। क्योंकि वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? चोरी की। और चोरी आप जानते हैं क्राइम होता है, सेक्शन 378 धारा 378 जो आईपीसी की होती है उसके अंडर में इसको डिफाइन किया गया है। और इसका पनिशमेंट, मतलब कि चोरी करने वाले को क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी बातें किसमें डिस्कस की गई हैं? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में, ठीक है। और देखिए, किसी के घर में इस तरीके से घुसना, चोरी करना, ये सब जितना भी है वो कंप्लीटली डिफाइन किया गया है भारतीय दंड संहिता, मतलब आईपीसी की सेक्शन 380 में। यहाँ तक आपको समझ में आया था? देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स से जो भी इसको देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर उन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेटर है आप उस पार्ट को पहले देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अदरवाइज आप आई बटन पर जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं। आप उसको देखोगे तो सिस्टमेटिक अप्रोच बनेगी और आपको आगे के पार्ट्स में समझने में और उसको सीखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा सिंपल एफर्ट है, आपको कम से कम मेहनत में वो हर तरीके का एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल के माध्यम से वो हर पैटर्न बताएं जितने पैटर्न से लीगल रीजनिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्लैट ही नहीं, हमारा एफर्ट है आप इंडिया का कोई भी लॉ एग्जाम हो उसको ईजीली क्लियर कर दें। तो बस आप ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते रहिएगा और आप आराम से 101% आप इसकी अप्रोच को ऐसे बनाएंगे कि आप हर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हिसाब से जो स्किल्स चाहिए वो हम आप में बहुत अच्छे से इक्विप करना जानते हैं और 101% हम आप में इंस्टॉल कर भी देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने बहुत ही सिस्टमेटिक पैटर्न से स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया भी था, अभी भी बताएंगे। और आपको ग्रेजुअली अप्रोच करना है और आप 100% सीधे मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे। अब हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम सेक्शंस की बात कर रहे थे कि आपको लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग में किन किन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है मेजर सेक्शन यू कैन से, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द एग्जाम पर्सपेक्टिव। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल लॉ। मैंने फॉर्चुनेटली आपको जो पहले सेक्शन में एक एग्जाम्पल दिया था थेफ्ट वाला, वो भी क्रिमिनल लॉ ही का था, लेकिन यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक बिगिनिंग से आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आप बस सुनिएगा। देखिए, क्रिमिनल लॉ मेजर सेक्शन, इसमें एक प्रिंसिपल काम करता है मेंस रिया। ये नीचे एक मैक्सिम दी हुई है, लीगल मैक्सिम। आप अगर लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा लीगल मैक्सिम, कुछ मैक्सिम्स होती हैं जिनके अपने अपने मतलब होते हैं कानूनी लैंग्वेज में, उनको भी याद करना है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, आपके यहीं पर मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, इसको मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैक्सिम पढ़ते हैं। एक्टस नॉन फेसिट रॉइम निसी मेंजिट रिया। इसका मतलब ये है, ये एक लीगल मैक्सिम है, मतलब क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्रिमिनल लॉ आप कह सकते हैं इसी पर बेस्ड है। आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि मेंस रिया का मतलब होता है मेंटल इंटेंशन, मतलब मानसिक इरादा। अगर कोई भी क्राइम हुआ है, हो रहा है, अगर जिस पर भी आरोप लगे हैं या जिसने भी वो किया है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है मेंस रिया, मतलब उसका मेंटल इंटेंशन। अगर उसका मानसिक इरादा वो क्राइम करने का नहीं था
उसने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है, या गिल्टी माइंड, या मतलब उसके दिमाग में कोई भी गिल्टी नहीं था, कोई भी गलत काम करने का इरादा नहीं था, और जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, ऑल ऑफ सडन हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ, तो इस केस में उस क्राइम का दोषी उसे नहीं माना जाएगा। समझ में आया? यही प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। किसी को भी क्राइम करते हुए देखा या कुछ भी किया, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, कानूनी लैंग्वेज में उसका मेंटल इंटेंशन देखा जाता है। अगर उसने जानबूझकर या मानसिक इरादे से उसे अंजाम नहीं दिया है तो वो उस अपराध का जिम्मेदार नहीं है। फाइनली मतलब यही है कि किसी भी क्राइम करने के पीछे गलत इरादा होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे अपराध माना जाएगा। हमारे देश में कानून की कोशिश यही रहती है कि जो जनता के हित में फैसले रहें। कोई भी कानून किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा और उनके हितों को ओवरलैप ना कर जाए, क्रॉस ना कर जाए। मालूम पड़ा कि कानून की वजह से लोगों की सेफ्टी और उनकी जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं और उनके कल्याणकारी जो भी उनके राइट्स हैं वगैरह हैं, उन्हें ओवरलैप कर दे और कानून उन पर हावी हो जाए और उनके साथ गलत हो जाए। इन चीज़ों को कानून बहुत देख करके चलता है और कोशिश करता है किसी भी इंसान को कानून की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कि पब्लिक सेफ्टी एंड सोशल वेलफेयर पर कोई भी आंच आती है, तो इसके लिए कानून में स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठिन लायबिलिटी है, देनदारी है। मतलब जो गलत करेगा उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा, बशर्ते कानून की परिभाषा में, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है मेंस-रिया, इसको अलग रखा गया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब जो कठिन और मतलब जवाबदेही है, जो समाज की देनदारी है अगर वो गलत करते हैं या कोई अपराध करते हैं, उसमें मेंस-रिया वाला केस अलग रखा गया है। मतलब वही है कि किसी का भी अगर कोई मेंटल इंटेंशन नहीं है कुछ गलत करने का और अनफॉर्चुनेटली हो गया है, अनजाने में हो गया है, तो ऐसे में कानून की जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली डॉक्ट्रिन, मतलब ये सिद्धांत है कठिन जवाबदेही वाला, ये लागू नहीं होगा। ऐसे कानून से समाज में सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक हितों का भी ध्यान रखने के लिए पूरा ध्यान दिया गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख भी सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब जो आपके जो यातायात साधन के जो एक्ट बनाए गए हैं वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों के सोशल वेलफेयर, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सामाजिक आर्थिक जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उनको वायलेट ना कर पाए, कैसे भी करके कानून की वजह से उन्हें कोई वायलेशन ना झेलना पड़े। ये सारी चीज़ें कानून में ध्यान रखी गई हैं। अब चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है जिसमें बताया गया है, मिसेस रतन वॉज मैरिड टू मिस्टर रतन। आफ्टर 1 year शी वॉज डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड। शी मेड ऑल पॉसिबल इंक्वायरीज अबाउट हिम। अल्टीमेटली शी केम टू नो दैट हर हस्बैंड वॉज ऑन अ शिप बाउंड फॉर लंदन विच वॉज destroyed in the Indian Ocean. She supposed herself a widow and married another man next year. In this meantime, Mr. Ratan reappeared. Mrs. Ratan was charged for the criminal act of bigamy. मतलब इसका ये है, मिस्टर रतन की पत्नी अकेली हो जाती है। मिस्टर रतन उन्हें बहुत लंबे टाइम के लिए, ये कह सकते हैं 1 साल के लिए, उनसे दूर चले जाते हैं। ठीक है, उनकी पत्नी ने पूरी कोशिश की उन्हें तलाशने की, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक लंदन के लिए एक शिप जा रहा था, वो उसमें थे और वो शिप हिंद महासागर में, मतलब इंडियन ओशन में डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने अपने आप को एक विधवा समझा, जो होता भी है नॉर्मल, जब 1 साल तक कोई आ नहीं रहा है, किसी की कोई खबर नहीं है, काफ़ी इंक्वायरी करने के बाद खुद ही पता चलता है कि वहाँ पे एक उनकी मौत हो चुकी है, वो जिस शिप में थे वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उन्होंने अपने आप को विधवा समझ लिया। और विधवा समझने के बाद अगली साल उन्होंने क्या किया कि फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा संयोग मिला, उन्हें कोई अच्छा पार्टनर मिला, उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, इसी दौरान मिस्टर रतन एक बार हाजिर हो जाते हैं, जिन्हें वो समझ रही थी कि वो मर गए हैं, उसके बाद अपने आप को विडो समझ के दोबारा शादी की। मालूम पड़ा उनके पति एक बार उनके सामने उसी टाइम के दौरान आ जाते हैं। तो क्या ऐसे टाइम में मिसेज रतन पर बहुपति विवाह, बाइगामी मतलब बहुपति विवाह, मतलब एक से ज़्यादा शादी, आपको पता होगा कि मैरिज एक्ट्स में एक से ज़्यादा शादी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस पर चार्ज लगा दिया गया, मतलब मिस्टर रतन ने अपनी पत्नी पर चार्ज लगा दिया कि उनके होते हुए, एक पति के होते हुए उसने दूसरी शादी की। ये एग्जाम्पल में ये आपको मैंने बताया है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के थ्रू मेंस-रिया का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि क्या आपके हिसाब से मिसेस रतन हैं वो बहुपति विवाह की गिल्टी हैं? आप क्या समझते हैं? अब इसमें आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब वो शादी कर रही थी तो उनके इरादे में कुछ ऐसा था कि उनके पति मतलब आए ना आए या कुछ भी है, मुझे शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ऑल पॉसिबल इंक्वायरीज की, उन्होंने फाइनली इस बात पर सेटिस्फाइड
फाइनली कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो चुकी थी कि अब वो नहीं है, वो मर चुके हैं, तब उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, उनका इरादा गलत नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था। यही मेंस्ट्रिया का कॉन्सेप्ट होता है, यही मेंस्ट्रिया का कॉन्सेप्ट होता है, उनका मेंटल इंटेंशन गलत नहीं था। तो यहाँ पर जब ये कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट में मेजॉरिटी के साथ ये बात अप्लाई होती है कि ये मेंस्ट्रिया का केस है। ये किसका केस है? मेंस्ट्रिया का। मतलब उसने शादी तभी की, एक अच्छे फेथ में की, उसका गलत इंटेंशन नहीं था। उन्होंने मान लिया था कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। ये मेंस्ट्रिया का केस था, दोबारा शादी करने में उनका कोई भी गिल्टी माइंड नहीं था। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शंस की तरफ। देखिए, इस केस में कुछ अपवाद भी होते हैं। मान लीजिए किसी पे आरोप लगा है, वो अपने आप का बचाव करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि वह निर्दोष है, मतलब कि गिल्टी नहीं है, तो ऐसे केस में उसे टाइम दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, उसे अपने आप को खुद, मतलब वो गिल्टी नहीं है, इस बात को साबित करना पड़ेगा। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है जिस पर एलिगेशंस लगे हैं। वो अपने आप को ये भी बता सकता है कि उसके दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जब भी वो क्राइम हुआ, जब भी कोई भी गलत ऑफेंस है उसको कमिट किया गया, उस टाइम पर वो अपनी सही दिमागी हालत में नहीं था। उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता थे, परिणाम भी नहीं पता थे कि वो क्या करने जा रहा है और इससे क्या हो सकता है। लेकिन इस बात को प्रूव कौन करेगा? उसकी तरफ से उसका वकील वहाँ पर प्रूव कर सकता है। लेकिन इतने जनरल एक्सेप्शन में मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उसी की होगी और किसी की नहीं होगी। ये जनरल एक्सेप्शंस की बात और कर लेते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब यहाँ पर सीधा है, अगर जिस पर आरोप लगे हैं वो ये प्रूव कर दे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ये प्रूव कर दे कि उसको किसी ने नशा दे दिया था, वो नशे में था, या उसे ये नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है, वो जानबूझकर, उसे कुछ भी नहीं पता था, ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, सो ही वॉज नॉट एबल टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट। ओके, इसके अलावा वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी यूज कर सकता है, अपने बचाव का अधिकार भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पर छोटी सी बात याद रखना, जनरली क्या होता है कि अगर कोई किसी पे आरोप लगाता है तो आरोप लगाने वाले को प्रूव करना होता है कि उसने ऐसा किया है, प्रूव तो करना पड़ेगा, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन का यूज इंसान सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकता है। ठीक है, वो इन चीज़ों से ये प्रूव करने की कोशिश कर सकता है कि क्राइम के टाइम पर उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, उसे परिणाम नहीं पता थे, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे, और या वो नशे में था। इन चीज़ों से वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर सकता है। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसेनिटी ऑफ अक्यूज्ड, इसके बारे में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट आपके सामने एग्जाम में आने वाला है। लीगल प्रिंसिपल, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। मतलब सीधा है कि अगर कुछ भी आप अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते, एक इंसान अगर जब वो अपराध कर रहा है उस समय उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो ये समझने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि वो जो भी कर रहा है उसके गलत परिणाम होंगे, तो ये केस में क्या होता है, उस केस में उस इंसान पर कोई भी अपराध के चार्ज या ऑफेंस के चार्ज नहीं लगेंगे। ये क्या है? ये है लीगल प्रिंसिपल, मतलब ये हमारा कानून है। आपको कोई भी डिसीजन लेते वक्त ये कानून ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है आपका लीगल प्रिंसिपल। अब देखते हैं फैक्चुअल सिचुएशन को, मतलब कि आपको एक फैक्ट दिया जाएगा, उस फैक्ट को अच्छे से पढ़ना है और ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जब लीगल प्रिंसिपल के बाद में कोई फैक्ट दिया जा रहा है तो उस लीगल प्रिंसिपल का ही वहाँ पर यूज़ होना है। आपको वो लीगल प्रिंसिपल पूरे तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रखना है और उस फैक्ट के बारे में जो भी आपको डिसीजन लेना है वो उस लीगल प्रिंसिपल के दायरे में रहकर ही लेना है। इन एक दो चीज़ों को आप प्रैक्टिस के थ्रू अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए फैक्चुअल सिचुएशन को पढ़ते हैं। A takes his son B, who is 3 years old, for a bath to the well. He throws his son inside the well so that he could have a good bath. After 10 minutes, he also jumped in the well to take a good bath and took his son out of the well. He was rescued by villager. His son was found dead. He is charged for murder. Medical reports declare him to be of unsound mind, suffering from serious mental disorder. Now decide. मतलब आपको समझ में आ ही गया है। ए एक इंसान है, वो अपने बेटे बी जो कि 3 साल छोटा है, मतलब 3 साल की उसकी उम्र है, उसके साथ कुएं पर नहाने के लिए जाते हैं और वो अपने बेटे को कुएं में फेंक देता है जिससे कि वो अच्छा बात ले सके। 10 मिनट बाद वो क्या करता है, वो भी अपने कपड़े उतारता है और उसमें जंप लगा देता है अपने बच्चे को बाहर लाने के लिए।
लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पर गाँव वाले लोगों ने उन दोनों को बचाया। अल्टीमेटली पता चलता है अनफॉर्चुनेटली उसका बच्चा जो 3 साल का था बी, वो मर चुका है। अब ऐसे केस में उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया जाता है कि उसने इतना बड़ा होते हुए भी, एक बेटे का बाप होते हुए भी उस बच्चे को ऐसे फेंक दिया। उसे पता होना चाहिए था कि बच्चा मर जाएगा, उसमें डूब जाएगा, तो उस पर चार्जेस लगा दिए। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो ये है, यहाँ पर आपको लीगल प्रिंसिपल का यूज करना है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अनसाउंड माइंड वाला था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे बहुत ही गंभीर मेंटल डिसऑर्डर है, उसको मानसिक समस्या है। अब आपको डिसाइड करना है, मैंने आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज एज ए किल्स हिज सन बी बाय थ्रोइंग हिम इन द वेल ही कमिट्स मर्डर एंड बी पनिश्ड देयरफॉर। मतलब कि इसमें सीधे सीधे ये कह रहे हैं ए ने अपने बेटे को कुएं में फेंक दिया, वो इसका मतलब उसने मर्डर करने की कोशिश की, मतलब उसे मारा और उसे इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें ये बिल्कुल सिंपल बात है, ये इट इज़ नॉट टेक्निकल, आई थिंक यू कैन फील इट सो। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बी ए कैन प्लीड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज अ डिफेंस एंड ही शुड नॉट बी चार्ज्ड फॉर मर्डर। यहाँ पर ए अपना डिफेंस कर सकता है, डिफेंस के लिए वक्त मांग सकता है और वो ये प्रूव कर सकता है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी जब ये ऑफेंस हुआ तब, ठीक है। इसके लिए उसे मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि लीगल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। एज फैमिली शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर टू लेट हिम टेक चाइल्ड टू द वेल। ये थोड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल ऑप्शन लग रहा है, इसे क्विट कीजिए, इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा कि इसका आंसर बी है, क्योंकि हम जिस चीज़ से रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं वो उस बी में आया है और वहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है कि वो अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अपनी दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से अपना बचाव कर सकता है। क्योंकि जब आप फैक्चुअल सिचुएशन में जाएंगे तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वह सीरियस मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है, उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्लियरली बी ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंटॉक्सिकेशन ऑफ अक्यूज्ड वाली भी बात पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्यूज्ड आएगा कुछ भी कर लेगा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन प्रूव करेगा और कुछ भी करता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटॉक्सिकेशन ऑफ अक्यूज्ड से रिलेटेड एक बात कही गई है। देखिए एक बात याद रखना कि वह तब तक कोई अपराध नहीं है जब तक कि उसके अपराध करते वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर जब हम इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो नशे में है, किसमें है, नशे में, और वो इसके बिल्कुल योग्य नहीं है, उसको इतनी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर उसको ये कुछ भी नहीं पता है, वो इतना नशे में है कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा उसके द्वारा किया हुआ। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि वो नशा उसने खुद नहीं किया हो, उसकी नॉलेज के बिना पीछे से छुप के या तो उसे नशा दिया गया हो, लेकिन उसमें उसकी नॉलेज और उसकी इच्छा शामिल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप भी जानते हैं जनरली कोई भी ड्रिंक करेगा और रोड पे आके ड्रामा करने लग जाएगा और वो बोल देगा कि मैं तो नशे में था। ऐसा नहीं, उसकी इच्छा के बिना और उससे छुपा करके उसे नशा दिया गया हो, तब अपने आप वॉलंटरली वो नशा लेकर के फिर उद्यम करेगा तो इसके लिए उसे सज़ा दी जाएगी और ये अपराध है। ठीक है, यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इंटॉक्सिकेशन हो लेकिन उसको बिना पता चले इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद में उसको कुछ भी अगर नहीं पता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो इसमें कैपेबल नहीं है, तो उसके द्वारा किया हुआ वह अपराध नहीं माना जाएगा। इस केस में भी वो अपना बचाव कर सकता है। नाउ इंटॉक्सिकेशन ऑफ अक्यूज्ड, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त आपको 2 मेजर पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी इनवॉल्यूंटरी और विदाउट नॉलेज। सिंपल बात है, उसको नशा उसकी बिना इच्छा के और उसकी नॉलेज के बिना होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों ने छुपके दे दिया या कहीं से उसे गलती से उसके अंदर वो नशा चला गया, इस तरीके का नशा होना चाहिए जब उसने क्राइम किया हो तब। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी सच एज टू मेक अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट, दैट इज इट मस्ट बी वेरी हाई। मतलब कि उस नशे का मतलब जो हालात हैं उसे इतना नशा होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से ये समझ ही नहीं सकता हो, उसकी इनकैपेबिलिटी हो कि वो समझ ही नहीं पाए कि वो जो करने जा रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो गलत है सही है, वो बिल्कुल भी इनको किसी भी तरीके से डिसाइड लेने लायक ना हो। मतलब उसको नशा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए जो उसके दिमाग को बिल्कुल इनर्ट कर दे, इनएक्टिव कर दे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इंटॉक्सिकेशन वाला मैटर लिया आपने, नशे में आए कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 पॉइंट्स अप्लाई होने चाहिए। व्हेन दीज 2 पॉइंट्स सेटिस्फाई देन यू कैन गो फॉर द डिफेंस अंडर इंटॉक्सिकेशन। ओके, नाउ
There is another example I am showing for you, that is legal principle. Now you can watch legal principle. देखिए, एनी पर्सन हु इंटरफियर्स विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज लायबल फॉर पनिशमेंट। इसे भी देख लीजिए, ये आपके इस वाले जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, मतलब लोक सेवक को या सरकारी किसी मुलाजिम को, नौकर को अपनी ड्यूटी करने से रोकता है तो उसे इसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। अब इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब कोई भी इंसान इंटॉक्सिकेशन का बहाना लेता है, क्या लेता है? इंटॉक्सिकेशन का बहाना, तो कुछ वही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे कि वह इंटॉक्सिकेशन उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो, उसके इसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, और उसको जब नॉलेज नहीं है और उसका दिमाग इतनी बुरी हालत में हो, इतने नशे में हो कि उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो जो कर रहा है उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी सिचुएशन में वह इंटॉक्सिकेशन को लेकर के अपना बचाव कर सकता है। लेकिन अगर उसे पता चलता है कि वो उसने जानबूझ करके नशा किया था, उसे पता था, और उसके बाद वो ड्रामा कर रहा है, किसी पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोक रहा है, तो ये ऑफेंस है। आप जनरली एक बात सोच के देखिए कि कोई भी ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक करने से पहले तो वो होश में है ना। अब होश में है तो उसे पता है कि मैं ड्रिंक करके कुछ भी गड़बड़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी उसने ड्रिंक कर ली, बहुत ज़्यादा कर ली। अब उसे पता है कि उसे पहले ही पता था कि मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, तो उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो घर से बाहर और निकल गया है, और इन सब के बावजूद बाहर निकल करके एक पब्लिक सर्वेंट को वो ड्यूटी करने से रोक रहा है। मतलब कि वो जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में उसे पता था, ड्रिंक करने से पहले पता था, और वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अ क्राइम। देखिए, एक फैक्चुअल सिचुएशन और देखते हैं। सुमित अपने घर की तरफ आ रहा है, वो कहीं पर भी गया था, उसने अपनी इच्छा से ड्रिंक कर रखी है, और घर पर लौटते वक्त उसने एक पुलिसमैन को परेशान भी किया। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। अब मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट को नोइंगली परेशान करना, ठीक है, ये हमने पहले ही लीगल प्रिंसिपल में पढ़ लिया है कि यह गलत है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, इज मिस्टर सुमित लायबल फॉर पनिशमेंट? क्या सुमित इस पनिशमेंट के लिए जिम्मेदार है? इस जो उसने जो भी किया है इसके लिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए? तो आंसर भी देख लीजिए आप। सुमित वुड बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर इंटरफियरिंग विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ही हैज़ बीन इंटॉक्सिकेटेड वॉलंटरली। ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू अवॉइड लायबिलिटी। आई होप आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइनली यहाँ पर साफ साफ जो लीगल प्रिंसिपल में लिखा हुआ था वही यहाँ पर रिपीट किया गया है। सुमित इसके लिए लायबल है, सुमित ने अपराध किया है क्योंकि उसने जो ड्रिंक की थी वो अपनी इच्छा से की थी, और उसने जो भी क्राइम किया है वो जानबूझकर सोच समझकर किया है। लीगल प्रिंसिपल में क्लियर लिखा हुआ था कि आप अगर कोई भी इंटॉक्सिकेशन खुद किया गया है तो इसका मतलब उसे उसके परिणाम भी पता है, और जब कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो वो क्यों निकल गया और पुलिस वाले को क्यों परेशान कर रहा है, वो एक पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोक रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ पर वो क्लियर अपराधी माना जाएगा। मिस्टर सुमित इज अ लायबल फॉर द पनिशमेंट। देखिए, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आगे का पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, हो सकता है कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप बेझिझक मुझे या तो कमेंट कीजिए या मेरे मेल पर, ईमेल आईडी पर मेल भेजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और आपसे मैं एक और बात कहूँगा कि आप लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, आपका एडमिशन होने के बाद क्लास में भी, परफॉर्मेंस में आप बहुत आगे रहेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बने रहिए इसी तरीके से माई लीगल कोड के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लीगल कोड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।